गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था सीपीओ का, हम लोग प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे थे और पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा ये उसी का कंसेक्यूटिव पार्ट है और उसी से ये बात आगे बढ़ाई गई है। उसी का मतलब कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा था कि 50-50 क्वेश्चंस के सेट होते हैं बेसिकली। हम लोगों ने उसे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 25-25 क्वेश्चंस में बांट लिया है। तो कल हम लोगों ने सेट के 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम उसी के बचे हुए 25 क्वेश्चंस को अगले सेट के आधार पर लेकर चल रहे हैं। समय हुआ 4:01, तारीख हुई है आज आपकी 6 दिन बृहस्पतिवार और मैं आपके सामने आपका गोपाल वर्मा डिस्कस कर रहा हूं एसएससी सीपीओ एसआई 2018 की ये परीक्षा जो हुई है 12/3/2019 को और इसकी टेस्ट टाइमिंग रही है 3 से 5 PM। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल दिया गया है। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस इज कॉल्ड एलेज, क्रॉप, एब्रिज, एडिट। अब अगर इसके अर्थ को हम समझने की कोशिश करते हैं तो एब के मतलब हुआ छोटा, या जिसे छोटे को हम लोग कहने की कोशिश करें तो बिगड़ा हुआ रूप, और ब्रिज इसी के साथ जुड़ दिया है। तो ब्रिज का मतलब सभी को पता है, जोड़ने का, यानी कि छोटे रूप को जो जोड़ देता है उसे हम कहते हैं एब्रिज। एब्रिज का मतलब किसी भी लिखी हुई, किसी भी लिखे हुए प्ले को, स्टोरी को, नॉवल को छोटे रूप में पेश करना, इसे हम कहते हैं एब्रिज। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं एब्रिज। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ पहला आंसर आपकी तरफ से। ये हुआ आपकी तरफ से पहला जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम हाजिर हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ हमारी तरफ से सेलेक्ट द रोंगली स्पेल्ड वर्ड ग्रॉगी, ग्रूवी, ग्रिटी, ग्रूम। अगर हम इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग को ध्यान से देखें तो ग्रॉगी अपने आप में ठीक, ग्रिटी अपने आप में ठीक है और ग्रूम अपने आप में ठीक है। बेसिकली जो ग्रूवी शब्द है, ठीक है, इस स्पेलिंग को ठीक होना चाहिए और इसकी जगह सिर्फ इतनी सी बात, ठीक है जी, डबल ओ की हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, ये हुआ सेकंड के लिए सी फॉर चाइना। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो एक अगला सवाल हमारे सामने आता है कमेंडेबल। कमेंडेबल का अर्थ होता है जिसकी प्रशंसा की जा सके। कमेंडेबल हम कहते हैं जिसकी प्रशंसा की जा सके। ठीक है जी, तो इसका सिनोनिम अगर आपने चुनना है तो आपकी तरफ से हुआ जिसकी प्रशंसा की जा सके, ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक्सटेसी, ये स्पेलिंग टेस्ट में दिए जाने वाला शब्द भी है। ये शब्द स्पेलिंग टेस्ट में भी दिया जाता है और इसे हम कहते हैं एक्सटेसी, यानी कि जिससे को देखकर आपको बड़ा आनंद आए। ठीक है जी, तो आनंद आने वाली अगर बात कही जाए तो डी फॉर दिल्ली आपकी तरफ से इसका करेक्ट सिनोनिम हुआ। इस बच्चों, इस स्पेलिंग को ध्यान रखना, एक्सटेसी ये स्पेलिंग टेस्ट में भी दिए जाने वाला सवाल है। अगला प्रश्न हमारे पास आता है द चिल्ड्रन हैड मेड अ मेस ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड सेना टू क्लीन इट अप। यहाँ पर आप लोगों को प्रोनाउन यूज करना सिखाया गया है बेसिकली, और जिस के लिए ये प्रोनाउन यूज हुआ है वो है मेस, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इट का ही यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो क्लीन इट अप आपकी तरफ से करेक्ट आंसर जो हुआ वो हुआ बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, जरा पेश किया जाए सर सवाल। नेक्स्ट वीक आई ब्लैंक विजिटिंग माई फ्रेंड एंड स्टेइंग विद हिम फॉर अ डे। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीक की बात कही गई, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। फ्यूचर एक्शन को बताने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों का जब यूज कर सकते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इस लिखी हुई बात में जो भी आपके सामने फ्यूचर को बताने का काम कर रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट वीक, अगर नेक्स्ट वीक की बात कही है तो नेक्स्ट वीक के मुताबिक फ्यूचर बताने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की चॉइस दी है और आई के साथ हम इंटेंड का यूज करेंगे। ए फॉर एप्पल आपकी तरफ से करेक्ट आंसर हुआ, नेक्स्ट वीक आई इंटेंड। बेटा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अ जाइजेंटिक स्टैचू, जाइजेंटिक स्टैचू इसे हम कहते हैं कोलोसस। बेसिकली रोम के अंदर है ये, कोलोसस इसे कहा गया है। ठीक है जी,
कोलोसस का अर्थ होता है विशाल प्रतिमा। इसी कोलोसस का बिगड़ा रूप हमने पिछले किसी टेस्ट में भी देखा था, जिसे हम कहते हैं कोलोजल। ठीक है जी, जिसको हम कहते हैं कोलोजल। तो आपकी तरफ से यहां पर 7th के लिए हुआ करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ए फॉर एप्पल को प्रोनाउंस करें कासल, इट इज नॉट कैसल, इट्स कासल। सी को प्रोनाउंस करें कॉलम, इसमें एन की साउंड नहीं आती। और डी को आप अगर आप प्रोनाउंस करें इट इज सिटाडेल। ठीक है दोस्तों, चलिए 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। He was surprised at me refusing his offer। इस लिखे हुए सेंटेंस में एरर आपको मार्क करना है। He was surprised at me। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये पिछली क्लास में भी किया हुआ था क्वेश्चन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ हमारे लिखे सेंटेंसेस में नाउन का काम करता है, इसीलिए हम इससे पहले यूज करते हैं पॉजेसिव केस। तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर ये जो लिखा हुआ है रिफ्यूजिंग, ये जो लिखा है रिफ्यूजिंग, तो रिफ्यूजिंग हुआ नाउन से ठीक पहले आपने यूज किया माई। ठीक है बेटा, यहीं पर आपकी तरफ से तैयार होता है एरर, और 8th के लिए आपने मार्क किया जी। करेक्ट आंसर हुआ बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। सर जरा इसके ऑप्शंस भी पेश कर दीजिएगा। इसके ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं, सबसे पहले 9th हमारे लिए है AN1N, सभी के सभी डिटर्मिनर्स हैं। 10 को पेश करेंगे जरा। नेक्स्ट है वी हैव वर, हैव, हेड, आर, ये सभी के सभी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अगले ऑप्शन को पेश करेंगे सर। हु, हुम, हुज, विच, ये सभी के सभी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अगली बात पेश करेंगे जरा। पोस्ट, वर्क, जॉब, थिंग, कोई नई बात नहीं है। बेसिकली पोस्ट आपके रैंक का नाम है, आप जिस पद पर काम करते हैं। जॉब बताता है आपका कोई भी काम जिसके लिए आप अपॉइंट करते हैं। वर्क आपका अपॉइंट का नहीं होता, आप कोई भी काम की बात कर सकते हैं। आप घर पर रहते हैं तो आपको घर पर बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपॉइंट नहीं किए जाते। जॉब आपकी लगती है, उसके लिए आप अपॉइंट किए जाते हैं। तो आगे देखें हम, अगला ऑप्शन और पेश कर दीजिए सर। स्कैटर्ड, स्प्रेड, एक्सटेंडेड, स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेच का अर्थ होता है एक्सपेंड। जैसे आप कोई भी फोटो लेने के बाद आप उसे स्ट्रेच करके देखते हैं, पिक्सल्स को एक्सपेंड करते हैं। एक्सटेंड का मतलब होता है कोई भी 2 दिशाओं में कोई चीज को फैलाना, ये एक्सटेंड हुआ। स्कैटर्ड का मतलब बिखरेरना। ठीक है जी, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखेरना, स्कैटर कर देते हैं आप। जैसे अगर मान लो कांच का कोई ग्लास टूटा, उसके कांच के जो टुकड़े हैं दे स्कैटर। स्प्रेड लिक्विड सेंस में यूज होता है, जैसे बीमारी फैलती है वो स्प्रेड हुआ। ठीक है ना जी। चलिए तो जरा पहले ऑप्शन को पेश करेंगे जी। अब मैं आपके सामने लिखे हुए पैसेज को पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से समझेंगे। लॉर्ड बैटन पॉवेल, द फाउंडर ऑफ स्काउटिंग, वाज हिमसेल्फ एन आर्मी स्काउट ड्यूरिंग ब्लैंक वॉर इन साउथ अफ्रीका। When soldiers blank no easily available, he selected a few boys blank, worked as messengers and did a wonderful blank as little scouts. Since then the scout movement has blank throughout the world। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेसिकली स्काउटिंग के बारे में बताई गई है, और ये जब की बात है, जब कोई वॉर की बात चल रही। ठीक है दोस्तों, तो आंसर मेकिंग पर काम करते हैं। लॉर्ड बैटन पॉवेल, द फाउंडर ऑफ स्काउटिंग, वाज हिमसेल्फ एन आर्मी स्काउट ड्यूरिंग ब्लैंक वॉर इन साउथ अफ्रीका। ड्यूरिंग अ वॉर, एन का तो सेंस नहीं बनता, एनी का सेंस नहीं बनता। 9th के लिए ज्यादा बेहतर होगा ड्यूरिंग अ वॉर। एक बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब आप पहली बार मेंशन करते हैं तो आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, और इनका फर्क आप लोगों को पता है, डिपेंड करता है कि किस तरह की साउंड ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो ड्यूरिंग अ वॉर इन साउथ अफ्रीका व्हेन सोल्जर्स, अगला ऑप्शन पेश करेंगे सर। व्हेन सोल्जर्स प्लूरल की बात है, पास्ट की बात है, तो व्हेन सोल्जर्स were not easily available, he selected a few boys। अगला ऑप्शन पेश करेंगे सर। He selected a few boys। अब देखो हम जब इंसानों की बात करते हैं
जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो दो रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं, एक हुआ हु, एक हुआ हुम। इन दोनों में इनके पहले नेम ऑफ अ पर्सन की हमें जरूरत होती है, ठीक है बेटा। तो अब इसके ठीक बाद अगर हम बात करते हैं, यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, लेकिन हुम से पहले भी पर्सन का यूज करते हैं, लेकिन हम इसके बाद मेंशन करते हैं एक सब्जेक्ट को। तो यहाँ हु या हुम में से कौन सा आंसर ज्यादा बेहतर होगा? इधर लिखा है बॉयज, इधर लिखा है वर्कड, तो बेहतर होगा 11th के लिए आप मार्क करें हु वर्कड एज मैसेंजर्स एंड डिड अ वंडरफुल, अगला ऑप्शन पेश करेंगे, डिड अ वंडरफुल जॉब, ठीक है जी, यानी कि उसके लिए वो डिप्लॉय किए गए थे, इसलिए उनको हायर किया गया था। तो 12th के लिए आप मार्क करेंगे बी फॉर बॉम्बे, दे डिड अ वंडरफुल जॉब एज लिटिल स्काउट्स। सिंस देन द स्काउट मूवमेंट हैज, आखिरी ऑप्शन पेश करेंगे सर, स्काउट मूवमेंट हैज एक्सटेंडेड स्ट्रेच्ड, सर स्प्रेड कहना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है जी। 13th के लिए सी फॉर चाइना आपने आंसर मार्क किया। चलिए प्रभु अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दिस न्यू जॉब इज कनेक्टेड ब्लैंक डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग। अब देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही क्वेश्चन है। कनेक्टेड के लिए हम यूज बाय का तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बाय के बाद हम हमेशा लिविंग बीइंग का आंसर लिखते हैं। विद हम तब यूज करते हैं जब कोई टूल या इंस्ट्रूमेंट का जिक्र हम करना चाहते हैं। फ्रॉम किसी प्लेस के लिए यूज किया जाता है। अबाउट जब आप कोई रेफरेंस तैयार करते हैं। तो बेसिकली इनमें जो लिखा जाना चाहिए, हिज न्यू जॉब इज कनेक्टेड ब्लैंक डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग। तो यहाँ जो सॉफ्टवेयर का फंक्शन है बेसिकली वो एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहा है, तो बेटर है यहाँ पर कनेक्टेड के बाद विद आप मेंशन करें। 14th के लिए डी फॉर दिल्ली आपने करेक्ट आंसर किया। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। और मोरोज, इस एंटोनिम की हमें बात करनी है। मोरोज का मतलब होता है एक इंसान जो बड़ा परेशान उदास रहता है, ठीक है जी। तो एंटोनिम अगर मार्क करना है, देखो ये जो लिखा है ना ग्लूमी, ये इसका सिनोनिम है। टेस्टलेस बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनाता, ठीक है जी। और सिख बीमार है, तो बी और डी तो इसके सिनोनिम कैटेगरी में चले गए। बचा एक ही है आपकी तरफ से, एंटोनिम बताना है, तो सर सी फॉर चाइना आपकी तरफ से चीयरफुल, जो मस्त रहता है, मलंग रहता है, ठीक है ना जी। तो 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ाइए सर बात को। एक्स्ट्रा वैगेंट, ठीक है जी। एक्स्ट्रा वैगेंट होता है जो इंसान फिजूल खर्च करता है। इसका अगर हम लोगों को सिनोनिम तैयार करना है तो इसका सिनोनिम तो है वेस्टफुल, ठीक है जी, फाइन। लेकिन अगर एंटोनिम की हम बात करते हैं तो इसका एंटोनिम हुआ 16th के लिए सी फॉर चाइना मींस थ्रिफ्टी, जो बड़ा सोच समझ कर पैसे को खर्च करता है। रिजेंटफुल हम उस इंसान को कहते हैं जिसके दिल में पछतावा हो। रिजेंटफुल कहते हैं जिसके दिल में पछतावा हो। एक आखिरी शब्द लिखा है डेफिशिएंट, डेफिशिएंट का मतलब जिसमें कोई कमी हो। डेफिशिएंसी डिजीज आपने सुना होगा, है ना। डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, क्या होता है डेफिशिएंसी डिजीज? जो विटामिन प्रोटीन्स की कमी से एक इंसान के शरीर में बनते हैं, डेफिशिएंट उसी से कहते हैं, कमी। तो खैर यहाँ पर आप लोगों ने आंसर जो मार्क किया है वो हुआ आपकी तरफ से सी फॉर चाइना थ्रिफ्टी। चलिए प्रश्न 17 की तरफ बढ़ाते हैं बात को। एफ्लुएंट हम कहते हैं उस इंसान को, उस परिवार को जो समृद्ध है, जो भरपूर है साधनों में, पैसे में। तो यहां पर आप देखते ही समझ गए होंगे, आपने इसका सिनोनिम मार्क किया है ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 22 पर पहुंच गए हम सीधा, बड़े कमाल की बात है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारी तरफ से हुआ एफ्लुएंट, इसका अर्थ हुआ वेल्दी, ए फॉर एप्पल करेक्ट आंसर हुआ। अगला सवाल, बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप हुए हैं क्या? जरा 22 से पहले दिखाना कौन सा क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा, अनसीन पैसेजेस वाला क्वेश्चन होगा। हाँ, अनसीन पैसेज के लिए बच्चे खुद कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 23, 24, 25 जरा एक बार देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 जरा इन्हें भी पेश कर दी।
क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, यू कैन वॉच। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 23 आता है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज सो मच दैट मैनी पीपल। हमारे सामने क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज सो मच दैट many people find it difficult to make both ends meet। इस idiom का अर्थ आपको बताना है, और both ends meet का मतलब क्या हुआ कि मतलब किसी तरीके से गुजारा चलाना, ठीक है ना जी। तो बाय एक्सपेंसिव गैजेट नहीं है, बाय समथिंग न्यू नहीं, हेल्प अदर्स पीपल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करेक्ट आंसर सी फॉर चाइना हुआ, अर्न इनफ टू सर्वाइव, किसी तरीके से गुजर बसर चला सके उसके लिए कमाना, ठीक है। अगला प्रश्न 24 पेश करेंगे सर। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। द लैंडलेडी मेड मी चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द किचन 3 times। ये पहले भी सवाल आ चुका है, मेड मी चेंज, कल की ही तो बात थी। तो ये हुआ यहाँ पर मेड मी चेंज। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बेर इन्फिनिटिव का क्वेश्चन है, ये तो कल वाला ही क्वेश्चन सामने फिर से आ गया। प्रश्न 25 पर पेश करते हैं बात। He will pass the driving test if he tries hard enough। चलो जी, अब इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, इस लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है इस सेंटेंस के पीछे कि इफ के बाद अगर हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट कंडीशन, तो जो भी हमारे सामने रिजल्ट हम पेश करते हैं उसे हम बताते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। आप अगर लिखे हुए सेंटेंस में देखेंगे तो इफ के बाद हमारे सामने इस लिखे हुए सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, और आने वाला जो भी ये हिस्सा है हमारे सामने ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो दोनों की दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल ठीक मीनिंग तैयार कर रही हैं, सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग मार्क करते हैं क्वेश्चन 25 के लिए डी फॉर दिल्ली, ठीक है जी। इसलिए हम इसके लिए मार्क करते हैं क्वेश्चन डी फॉर दिल्ली, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई हमारी। क्वेश्चन हटाते हैं। एक जेंटलमैन पूछ रहे हैं, सोरेसी साहब, इन केस और इफ में क्या फर्क होता है। जब भी हम, जैसे मान लो इफ के साथ मैं सेंटेंस बना रहा हूं, बेसिकली ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप अपने डाउट में पूछा करें, यहां ये पूछने वाला सवाल नहीं है। अगर मैं कहता हूं इफ इट रेन्स आई विल कैंसिल द मीटिंग। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर एक सीक्वेंस हमारे सामने आता है, और सीक्वेंस क्या हुआ कि इफ के साथ ये जो भी कंडीशन है, कंडीशन फुलफिल होने के बाद आप रिजल्ट बताने की कोशिश करते हैं कि कंडीशन अगर ऐसी रही तो रिजल्ट क्या रहा, ठीक है जी, क्लियर होगी बात। अब अगर मैं इन केस की बात करता हूं तो इन केस कहता है इन केस इट रेन्स आई विल कैरी माई अम्ब्रेला। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखो, इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा है, और सीक्वेंस उल्टा कैसा हुआ
यहाँ पर इन केस के साथ मैंने लिखी है बातचीत क्या, इट रेन्स, और आगे लिखा है क्या चीज, आई विल कैरी माई अम्ब्रेला। आप अम्ब्रेला लेकर जाएंगे पहले, बारिश होने की संभावना हुई बाद में, तो इसका मतलब यहाँ पर सीक्वेंस बदलता नजर आ रहा है। ठीक है, आप अम्ब्रेला लेकर जाएंगे पहले, बारिश होने की संभावना होगी बाद में। ऐसा तो होगा नहीं कि आप पहले बारिश होने का इंतजार करोगे फिर अम्ब्रेला लोगे, नहीं सर। अगर आप पहले अपनी अम्ब्रेला लेकर चलते हैं और उसके बाद आप बारिश की बात करते हैं, तो इफ के बाद जब भी हम बात करते हैं तो इस तरीके से सीक्वेंस हम लोगों को समझ आता है। और इन केस के अंदर जो सीक्वेंस ऑफ एक्शंस है वो हमेशा रिवर्स में। इसीलिए जब हम इन केस की बात करते हैं तो ये एक तरीके से आपके अलर्ट बिहेवियर को बताता है कि किसी भी कंडीशन को बताने से पहले आप क्या करते हैं, ये वो बात हुई। ठीक, लेकिन इफ के बाद अगर हम बताने की कोशिश करते हैं तो हम किसी भी कंडीशन के रिजल्ट की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, बाकी इन दोनों चीजों को आप देख लीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, आज की बात यहीं तक मैं रोकना चाहूंगा। अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ें, ताकि चीजें आगे जोड़ सकें। रेहान साहब, डाउट क्लास चलती है, ठीक है, 4:35 से कहानी शुरू होती है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। आप लोगों का जो प्रैक्टिस पेपर के आंसर्स अपलोडेड नहीं थे, वे सारे प्रैक्टिस सेट हटाकर उनके लिए नए प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। मंडे को सारे के सारे आप लोगों को मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।